तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी आती है, तो महत्वपूर्ण रूप से आपकी बनास नदी को क्या है सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो बनास नदी है, बनास नदी के अंतर्गत जो है बनास नदी कहाँ से उद्गम होता है, बनास नदी कौन से जिलों के अंतर्गत से प्रवाहित होती है और ये बनास नदी का समापन कहाँ पर होता है, ये संपूर्ण विश्लेषण हम लोग इस क्लास के अंतर्गत करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैप के थ्रू समझेंगे हम। यहाँ पर आपकी जो है कौन सी पहाड़ियाँ हैं, खमनोर की पहाड़ियाँ, जैसे इस प्रकार से खमनोर की पहाड़ियाँ बना देंगे। और यहाँ पर देखो ये कौन सी पहाड़ियाँ आ गई, खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ खमनोर की पहाड़ियाँ। अब कहाँ पर है ये आपके खमनोर की पहाड़ियाँ, आपके पड़ती है कहाँ पर, राजसमंद के अंतर्गत। कहाँ पर आती है, राजसमंद में। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब ये खमनोर की पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी, आपकी नदी निकलती है कौन सी, जो है नदी कौन सी प्रवाहित हो रही है, तो आपकी बनास नदी। तो यहाँ पर आई होप प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो ये नदी कुछ इस प्रकार से बहती हुई आगे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये राजसमंद के अंतर्गत बह रही है। ठीक है, तो यहाँ एक जिला तो कौन सा हो जाएगा, राजसमंद। एक तो लिख दिया मैंने क्या, राजसमंद। क्लियर, तो एक जिला कौन सा हो गया आपका, राजसमंद। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। आगे ये राजसमंद से जो है कहाँ पर प्रवेश करेगी, दूसरा जिला हो जाएगा कौन सा, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर दो जिले हो गए प्रवाहित जिले, जिसके अंतर्गत क्या है ये नदी प्रवाहित होती है। दूसरा जिला कौन सा हो गया, चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब चित्तौड़गढ़ से देखो स्टूडेंट्स ये कहाँ पर जो है प्रवेश कर रही है, तो आपके भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अंतर्गत क्या करिए, प्रवेश करिए। भीलवाड़ा से फिर ये अजमेर के अंतर्गत प्रवेश करती है, तो यहाँ लिख देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है, अजमेर में प्रवेश करिए। तो यहाँ पर क्या है, 3 जिले, ये 4 जिले हो गए। ठीक है, अजमेर से ये कहाँ पर प्रवेश करिए, तो आपके टोंक के अंतर्गत प्रवेश करिए। ये हो गया आपका 5वां जिला। ठीक है, अब टोंक से ये जो है जो नदी है आपके सवाई माधोपुर के अंतर्गत क्या करती है, प्रवेश करती है। सवाई माधोपुर के अंतर्गत क्या करी है, ये नदी प्रवेश करी है। तो आपका छठा जिला ये हो गया। तो 6 जिले आप सभी को समझ में आ चुके हैं जिनके अंतर्गत क्या है, ये नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सवाई माधोपुर के अंतर्गत एक गाँव है, जिस गाँव का नाम है पदरा गाँव, और इस गाँव के अंतर्गत ये किस नदी के अंतर्गत मिल जाती है, तो यहाँ पर एक नदी बहती है। ये नदी कौन सी है, चंबल नदी। इस चंबल नदी में ये नदी मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सवाई माधोपुर में ये नदी विलुप्त हो जाती है और चंबल नदी में ये मिल जाती है। फिर चंबल नदी का जो जल है वो कहाँ पर जाता है, आपके बंगाल की खाड़ी में। और इस प्रकार से ये नदी किस में सम्मिलित की जाती है, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित की जाती है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये 6 जिले तो ये क्या हो गए, इसके बहाव के जिले। अब यहाँ देखो राजसमंद के अंतर्गत इस नदी पर कुछ एक बांध निर्मित है, उस बांध का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ राजसमंद के अंतर्गत जो जो बांध निर्मित है, इस बांध को क्या कहा जाता है, तो नंद संबंध बांध। ठीक है, नंद संबंध बांध जो है इस बांध को कहा जाता है। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, नंद संबंध बांध लिख देंगे। अब देखो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत भी, चित्तौड़गढ़ जिले पर के अंतर्गत भी इस नदी पर क्या है, एक बांध बना हुआ है और इस बांध को क्या कहा जाता है, मातृकुंडिया बांध। अब मातृकुंडिया धाम भी आपने सुना होगा, ये भी आपके चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। तो मातृकुंडिया बांध कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। और चित्तौड़गढ़ में किस नदी पर है, बनास नदी पर अवस्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो टोंक के अंतर्गत भी क्या है, इस नदी पर क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ है। ठीक है, तो टोंक के अंतर्गत जो बांध बना हुआ है इस नदी पर, इस बांध को क्या कहा जाता है, ईसरदा बांध कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोंक पर जो है, टोंक के अंतर्गत इस नदी पर बांध बना हुआ है, इस बांध को क्या कहा जाता है, ईसरदा बांध कहा जाता है। क्लियर, अब देखो स्टूडेंट्स आपके सवाई माधोपुर के अंतर्गत भी एक बांध है, सॉरी, टोंक के अंतर्गत जो बांध है ना आपका, जो बिसलपुर बांध है, और इसरदा जो बांध है ना आपका कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, है तो दोनों किस पर, बनास नदी पर। तो यहाँ पर जो है इनका बस लोकेशन चेंज करनी है। तो यह बिसलपुर बांध कहाँ पर बना हुआ है, आपका टोंक के अंतर्गत। और इसरदा जो बांध है ना वो कहाँ पर बना हुआ है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत। किस नदी पर है पूछा जाए, तो आपके बनास नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंपल सा ईसरदा बांध, ईसरदा बांध। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ लिख देंगे क्या, सिंपल से समझ में आ गया, ईसरदा बांध। क्लियर हो गई, एकदम अच्छे प्रकार से दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो मैं और अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ देखो हमने क्या पढ़े, एक तो प्रवाहित जिले, किन जिलों से होकर ये नदी गुजरती है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया है, दूसरा हमने पढ़ लिया बांध की, नन संबंध बांध आपके राजसमंद के अंतर्गत है। कहाँ, किस नदी पर, तो आपके बनास नदी पर। बनास नदी पर ही मातृकुंडिया बांध बना हुआ है
चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, आगे जो है टोंक के अंतर्गत भी आपके इसी नदी पर जो है क्या बना हुआ है, बिसलपुर बांध, जिसका जो है क्या है, ये नदी क्या है, काफी मीठा जल जो है प्रोवाइड करवाती है। और एक फैक्ट और महत्वपूर्ण है इस नदी से संबंधित, संपूर्ण राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, 480 किलोमीटर इसकी क्या लंबाई है। आंतरिक अफवाह तंत्र की तो कांतली नदी जो है हमने पढ़ा था, और लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक अफवाह तंत्र की कांतली नदी थी, और आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी घग्गर नदी वैसे है, ठीक है, पूर्ण बहाव के बिना। अब यहाँ पर लेकिन जो आपकी जो संपूर्ण राजस्थान की बात करें, जिसमें बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र भी आ जाता है, अरब सागर का अफवाह तंत्र भी आ जाता है, और आंतरिक अफवाह तंत्र भी आ जाता है, तीनों में से क्या आ जाएगा, आपकी आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी आ जाएगी, बनास नदी, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये पूरा कंप्लीट समझ में आ चुका है। कुछ और फैक्ट है, क्या फैक्ट है, यहाँ एक नदी आपके देखो, यहाँ पर जो है, और सही तरीके से मैं अरेंज करूँ तो यहाँ पर क्या है आपकी, यहाँ कुछ पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियां ये कहाँ पर है आपके, तो ये कहाँ पर है आपके उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां आ जाएगी आपके, गोगुंदा की पहाड़ियां, कहाँ पर है, उदयपुर में। इस जो पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, उदयपुर में इस नदी का नाम आयड़ नदी रहता है। कहाँ पर, सिर्फ उदयपुर के अंतर्गत। लेकिन आगे चलकर जब ये नदी कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर जो है प्रवेश करती है आपके, तो यहाँ इस नदी का नाम क्या चेंज हो जाता है, बेड़च नदी, ठीक है। तो यहाँ पर इस नदी का नाम क्या हो गया, बेड़च नदी। ये बेड़च नदी जो है आपके जाकर भीलवाड़ा के अंतर्गत बिगोद नामक स्थान पर जाकर किसके अंतर्गत मिल जाती है, तो यहाँ पर देखो ये किस नदी के अंतर्गत, किस नदी में मिल जाती है, आपके बनास नदी में, और इस स्थान को जो है बिगोद कहा जाता है, क्योंकि ये भीलवाड़ा के अंतर्गत है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, एक नदी और आकर मिलती है, और ये एक और नदी कौन सी है, ये मैनाल नदी है, ठीक है। ये भी किसकी सहायक नदी है, आपके जो है आपके बनास नदी की सहायक नदी है। दोनों ही नदियां आकर जिस क्षेत्र में मिलती है, बिगोद के अंतर्गत, बिगोद भीलवाड़ा में, और यहाँ पर ये जो बिगोद भीलवाड़ा है, ये क्या है, ये त्रिवेणी संगम जो है, त्रिवेणी संगम का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, ये क्या कर रहा है, एक त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं कर रह रहा, त्रिवेणी संगम का निर्माण यहाँ क्लियर हो गया। तीनों नदियों के जो है मिलन से क्या हो गया, त्रिवेणी संगम का निर्माण। माही नदी का भी कल हमने पढ़ा था, माही, सोम, जाखम जो नदी आकर मिलती है बेणेश्वर धाम के अंतर्गत डूंगरपुर में, वहां पर भी त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। उसी प्रकार से बिगोद भीलवाड़ा के अंतर्गत जो है इस आपके बनास नदी में जो है मैनाल और आयड़ या फिर बेड़च नदी, आगे चलकर इसका नाम परिवर्तित हो जाता है बेड़च नदी। तीनों नदियों के जो है आपके संगम पर क्या होता है, त्रिवेणी संगम का निर्माण हो जाता है बिगोद भीलवाड़ा में। ये कंप्लीट पूरा समझ में आ चुका है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनको जो है प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे। एक चीज आपको याद और रखना है, ये जो राजसमंद है, खमनोर की पहाड़ियां, यहाँ पर एक खेती की जाती है, और ये कृषि किसकी की जाती है, चैती या फिर दमिश्क जो है, चैती या फिर दमिश्क जो गुलाब है, जो है गुलाब के फूलों की जो है खेती की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि की जाती है, ये भी हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। एक एक जो है फैक्ट को समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको जो है प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहले हेडिंग डाल देनी है क्या, बनास नदी। अब यहाँ पर देखो बनास नदी के अंतर्गत ही लिखेंगे क्या, पहले तो इसका उद्गम लिखेंगे। उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो उद्गम कहाँ से हो रहा है, खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से क्या होता है, इसका उद्भव होता है, ठीक है। एक चीज और लिख लो कि यहाँ पर क्या है, चेती, यहाँ नोट लगाकर लिख लेना, चेती अथवा दमिश्क गुलाब की खेती, ठीक है। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, बहाव जिले लिखने हैं कि कितने जिलों के अंतर्गत ये क्या करती है, बहाव जो है बहती है, तो बहाव जिले आ जाएंगे यहाँ पर। कितने जिलों से होकर ये नदी बहती है, तो यहाँ पर सबसे पहला कहाँ पर जो है उद्गम हो रही है, तो राजसमंद आ जाएगा। राजसमंद, राजसमंद से ये कहाँ पर चल रही है, तो आपके चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत प्रवेश कर रही है।
राजसमंद से चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत प्रवेश कर रही है। चित्तौड़गढ़ से ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, आपके भीलवाड़ा के अंतर्गत, भीलवाड़ा के अंतर्गत प्रवेश करती है। भीलवाड़ा से फिर ये कहाँ पर प्रवेश करती है आपके, तो भीलवाड़ा से जो है आपके अजमेर के अंतर्गत, अजमेर के अंतर्गत प्रवेश कर रही है। अजमेर से कहाँ पर प्रवेश कर रही है, टोंक के अंतर्गत प्रवेश कर रही है। और टोंक से एटलीस्ट ये सवाई माधोपुर के अंतर्गत क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, लास्ट जो जिला है ना इस नदी का प्रवाहित जिला, वो सवाई माधोपुर ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नदी विलुप्त कहाँ पर हो रही है या समाप्त कहाँ पर हो रही है, तो विलुप्त जिला भी कहाँ आ जाएगा आपका, सवाई माधोपुर। और कहाँ पर ये जो है पदरा गांव, सवाई माधोपुर, और कहाँ किस नदी के अंतर्गत जाकर मिल रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे, पहले तो सवाई माधोपुर लिख देंगे, जिले का नाम आ जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे क्या, कि चंबल नदी में जो है, मैं चंबल नदी में विलय, ठीक है। अब चंबल नदी क्या करेगी, इस नदी का जल कहाँ तक लेकर जाएगी, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत गिरा देगी। इसी वजह से ये जो नदी है, इस नदी को बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ चंबल नदी में विलीन। यहाँ तक क्लियर समझ में आ चुका है। एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बांध वगैरह भी पढ़ लेते हैं हम कि कौन से बांध जो है इस नदी पर निर्मित है। तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, इस नदी पर जो निर्मित जो बांध है ना, वो पढ़ेंगे कि बांध कौन से बने हुए हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण बांध, सबसे पहला जो बांध है आपके कौन सा है, राजसमंद के अंतर्गत ही है, नंद संबंध बांध, नंद संबंध बांध राजसमंद के अंतर्गत है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण बांध आ जाएगा, कौन सा, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, मातृकुंडिया बांध। ये क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद में तीसरा आ जाएगा, कहाँ पर बना हुआ है, तो आपके टोंक के अंतर्गत बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध आ जाएगा, बनास नदी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बिसलपुर बांध आ जाएगा, जिला लिख देंगे, टोंक के अंतर्गत है। उसके बाद में एक बांध और बना हुआ है इस पर, इसरदा बांध, ठीक है। तो यहाँ पर इसरदा बांध कौन से जिले के अंतर्गत है, बनास नदी पर निर्मित है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जो है सवाई माधोपुर। यहाँ तक क्लियर हो गया, सवाई माधोपुर के अंतर्गत, सवाई माधोपुर क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ बांध की तो हमने बात कर ली। अब यहाँ पर इस नदी से संबंधित जो है एक त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ ये बीगोद भीलवाड़ा, यहाँ लिखेंगे क्या, बीगोद भीलवाड़ा के अंतर्गत क्या है, त्रिवेणी संगम का निर्माण। बीगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम का निर्माण। बीगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम का निर्माण। तो कौन सी नदियां आकर जो है इसके अंतर्गत जल मिलाती है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 नदियां जो किसके अंतर्गत, बनास, बनास, और कौन कौन सी नदियां हैं, बेड़च है फिर और मैनाल। ये तीनों नदियों का क्या है, तीनों नदियों के संगम पर जो है त्रिवेणी संगम, मतलब ये तीनों नदियां आकर मिलती है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, बनास, बेड़च, मैनाल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इससे संबंधित जो फैक्ट है, जैसे ये एक तो ये बीगोद भीलवाड़ा का क्लियर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कंप्लीट आपके समझ में आ चुका है। बाकी हम एक बार मैप के अंतर्गत देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमने ये जो है बांध भी पढ़ लिए, प्रवाहित जिले पढ़ लिए, समापन और आपका जो है उद्गम भी पढ़ लिया इस नदी का। और यहाँ पर जैसे आयड नदी है, इसको पहले आयड नदी के नाम से जाना जाता है, यही आपके बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है आपकी आयड नदी, ठीक है। तो यहाँ देखो इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर इस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी लिख लेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण सहायक नदियां, तो यहाँ पर जो है लिख लेना है क्या, इस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी आ जाएगी, यही आपकी एक तो बेड़च नदी आ जाएगी, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण जो सहायक नदी आ जाएगी आपके मैनाल नदी आ जाएगी। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, इसकी और भी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, लेकिन इसको डिटेल में समझने की आवश्यकता है, तो हम डायग्राम के प्रॉपर डायग्राम के थ्रू समझेंगे और वो समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुश रहें, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।